बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। देखते हैं कि हम इसमें 2D स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे, 3D के बारे में नहीं। तो क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो टू एंटाइटीज के बीच रहता है, मतलब किसी भी दो एटम आयन किसी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, जो उनको बांध कर रखता है, वही क्या कहलाता है? बॉन्ड कहलाता है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? कैटायन और एनायन के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन रहता है उससे बनता है, और ये नॉन डायरेक्शनल होता है, जिसके कारण इसके स्ट्रक्चर का स्टडी हमको करना नहीं पड़ता है। और क्योंकि इसका स्ट्रक्चर नहीं होता है, क्योंकि ये क्या होता है, एक कैटायन होगा एक एनायन होगा, ये लोग मिलके आपस में लेटिस फॉर्म करेंगे, और कैटायन से चारों ओर एनायन होगा, फिर एनायन के चारों ओर कैटायन होगा, ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हुए ये रहता है। तो हमको इसका स्ट्रक्चर स्टडी नहीं करना पड़ता है, ये नॉन डायरेक्शनल होता है। और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें एक प्रॉपर डायरेक्शन में ही शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसलिए इसमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण आयनिक बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। फिर भी कोवेलेंट में क्या है कि डायमंड हार्डेस्ट स्ट्रक्चर रखता है। क्यों हार्डेस्ट क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड आ जाता है, मतलब ये एक जाल नुमा स्ट्रक्चर बनाता है, 3D स्ट्रक्चर बनाता है। तो एकदम जाल नुमा होता है, मतलब एक टूटेगा दूसरा आ जाएगा। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो होता है जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एक के द्वारा किया जाता है, मतलब एक देता है और दूसरा उसको शेयर करते हुए मौजूद रहता है। तो इसमें भी जब शेयर हो जाता है तो वो एक डायरेक्शन में होता है, इसलिए इसमें भी डायरेक्शन होता है। इसका भी स्ट्रक्चर स्टडी हम करते हैं। तो शेयरिंग के बाद क्या हो जाता है कि ये टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ही है, और शेयरिंग के बाद इलेक्ट्रॉन दोनों में बराबर मौजूद रहता है। तो हम अब देखेंगे बॉन्डिंग का एक कॉन्सेप्ट, जो है कि बॉन्डिंग एट कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होता है कि उसका लेविस थ्योरी आया जो 2D स्ट्रक्चर को बताता है। फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आया, उसमें वेस्पर थ्योरी आया जो 3D स्ट्रक्चर को बताता है। उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आया। तो ये बेसिक है, तो हम इसमें लेविस थ्योरी को पढ़ेंगे। लेविस थ्योरी क्या बोलता है कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर ये बताता है स्ट्रक्चर दैट शोज वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज एक्सप्लेन 2D स्ट्रक्चर ओनली। तो अब देखते हैं सेकेंड पीरियड के एटम में किसके, क्योंकि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बताता है आउटर मोस्ट। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, तो क्रमशः इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 क्रमशः है, लेकिन इसकी जो वैलेंस सेल में जितने ऑर्बिटल हैं वो कितने हैं? 4, एक s के और 3 p के, क्योंकि ये सेकेंड पीरियड का है और ये सेकेंड सेल में आते हैं सारे 2s2p। तो 2s2p के कारण इसमें कितने होंगे? 4 इसमें ऑर्बिटल प्रेजेंट रहते हैं। तो स्ट्रक्चर दैट शो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन ऑक्टेट रूल, मतलब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो एक्सेप्ट क्या है? हाइड्रोजन ड्यूप्लेट रूल को फॉलो करता है। इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये के सेल का है जिसमें ओनली 1s2 आता है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। नोबेल गैस को हमने इस लेविस थ्योरी में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक्सक्लूडेड इससे। ये थ्योरी कहती है कि ये बॉन्ड नहीं बना सकती, क्योंकि ये ऑक्टेट रूल पे डिपेंड करती है। हालांकि हम जानते हैं कि जीनोन कुछ कंपाउंड्स बनाता है, उसकी स्टडी हम नेक्स्ट फर्दर कॉन्सेप्ट में करेंगे जो हायर कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इसमें क्या कहता है कि जो सेंट्रल एटम होता है वो ऑक्टेट रूल कैन बी नेग्लेक्टेड। सेंट्रल एटम अपने ऑक्टेट रूल को नेग्लेक्ट कर सकता है, वो उससे ज़्यादा भी रख सकता है, कम भी रख सकता है, या उसके बराबर भी रख सकता है 8 इलेक्ट्रॉन के। तो जैसे कि बेरिलियम में हम देखते हैं Bf2 में, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें वैलेंस शेल में, और फ्लोरीन के 2 मिलके इसके 4 ही इलेक्ट्रॉन बनते हैं। और जैसे कि हम देखते हैं CCl4, तो इसमें कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलकर 8 इलेक्ट्रॉन बना लेता है। और फास्फोरस को देखें तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो जाते हैं, और क्लोरीन के इसके PCl5 के स्ट्रक्चर में 5 क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन होने के बाद 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि कम भी है, बराबर भी हो, ज़्यादा है। तो सेंट्रल एटम में क्या हो सकता है कि ये रूल को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो रूल फॉर सिलेक्टिंग सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम कौन कौन से हो सकते हैं? लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है मॉलिक्यूल में, वही क्या बनाता है? सेंट्रल एटम बनाता है, जिसका साइज लार्जेस्ट हो या फिर जिसका एटॉमिक नंबर लार्जेस्ट हो। मतलब कि हम इधर से कान पकड़े या उधर से कान पकड़े, लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, साइज लार्जेस्ट, एटॉमिक नंबर लार्जेस्ट, ये फर्स्ट रूल हो गया। H and F कैन नेवर बी सेंट्रल एटम, ये सेकेंड रूल है। मतलब
हाइड्रोजन और फ्लोरीन क्या होते हैं, इनकी तो खुद की वैलेंसी एक है, तो मतलब कि वैलेंसी तो हालांकि वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन इसमें 7 है, लेकिन इसकी वैलेंसी एक होती है, एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो इस प्रकार से, और हाइड्रोजन की तो दे भी सकता है और ले भी सकता है, इस तरह से अपनी वैलेंसी पूरी करता है। तो अब देखते हैं सेंट्रल एटम के लिए कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन तो सुटेबल नहीं है, लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन सुटेबल है, क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल पाए जाते हैं। और फ्लोरीन के पास ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया कि ये नहीं बना सकता, इसके पास क्या हो जाता है कि ऑर्बिटल की कमी रहती है, इसी कारण ये अपने जो वैलेंसी है उसके अनुरूप एक ही से बना सकता है। और हाइड्रोजन के पास भी यही प्रॉब्लम है, के सेल का वन ही फॉलो कर सकता है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन की भी कमी है, जबकि फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन रहने के बाद भी इसमें ऑर्बिटल की कमी है। सेंट्रल एटम कैन हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, इसको हमने देख लिया है कि सेंट्रल एटम मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन भी रख सकता है। सेंट्रल एटम ट्राइज टू रिमेन इन मैक्सिमम कोवेलेंसी, हाँ सेंट्रल एटम क्या होता है कि वो अपनी जितनी भी कोवेलेंसी है उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी को उसके इलेक्ट्रॉन के अनुसार अचीव करने की कोशिश करता है। जैसे कि हमने देखा कॉन्सेप्ट कि लिथियम का 1 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोवेलेंसी भी 1 है, बेरिलियम की 2 है उसकी कोवेलेंसी भी 2 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरॉन में 3 है उसकी कोवेलेंसी भी 3 है, कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और कोवेलेंसी भी 4 है। लेकिन नाइट्रोजन में देखते हैं कि उसकी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी इसकी कोवेलेंसी 4 है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पास ऑर्बिटल नहीं है कि जिससे कि ये उतने बना सके। कोवेलेंसी 4 कैसे होती है? 3 तो ये सिंगली ऑक्यूपाइड सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, और चौथा ये क्या करता है कि अपने जो लोन पेयर है, जो कि इसका फिक्स है कि ये लोन पेयर के रूप में ही प्रेजेंट रहता है, उसको ये क्या करता है, या तो कोऑर्डिनेट बना लेगा या तो लोन पेयर के रूप में रखता है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप कोवेलेंट के साथ ये पाई बॉन्ड भी बनाता है। और जैसे कि ऑक्सीजन में देखते हैं इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, फिर भी इसकी कोवेलेंसी मैक्सिमम 3 है, क्योंकि ये भी ऐसा करता है, इसके पास ऑर्बिटल ज़्यादा नहीं होते हैं। और फ्लोरीन भी 7 इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी हम देखते हैं कि इसके पास कोवेलेंसी 1 है, इसका भी रूल वही है। तो हम देखते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन by the valence electron to form bond needed orbital also if orbital is unavailable। और कैसा ऑर्बिटल? सिंगली ऑक्यूपाइड, किसके लिए? कोवेलेंट बॉन्ड के लिए। कोवेलेंट बॉन्ड क्या चाहता है? सिंगली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या चाहेगा? वैकेंट ऑर्बिटल। तो अगर अनअवेलेबल है तो क्या होगा? द वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन बी डिफरेंट हो सकते हैं। जो हमने देखा कोवेलेंसी वो मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है उसको कहते हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो कितना बना पाएगा उसको नहीं बताता है, वो कोवेलेंसी बताता है कि वो कितना बना सकता है मैक्सिमम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो उसमें मौजूद रहता है, लेकिन कोवेलेंसी बताने के लिए उसमें ऑर्बिटल को भी काउंट करना पड़ता है, ऑर्बिटल को भी देखना पड़ता है। फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन एंड ऑर्बिटल बोथ इंपॉर्टेंट एंड नीडेड। अगर हम देखें नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? नाइट्रोजन जनरली इसे 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, एक पाई और 2 कोवेलेंट सिंगल सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, या फिर अपना अगर प्लस चार्ज ऑक्यूपाई कर ले, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, तो ये क्या हो जाएगा? कार्बन की तरह हो जाएगा। मतलब इसका जो एक लोन पेयर मौजूद रहेगा इस पे, उससे एक इलेक्ट्रॉन को इसने निकाल दिया तो कार्बन की तरह हो जाएगा। ये अब 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन की तरह ले ले तो ये क्या होगा कि एक ऑक्सीजन की तरह बन जाएगा, और ये डबल बॉन्ड बनाकर रह सकता है, इसकी 2 बॉन्ड बनाकर स्टेबल हो सकता है और ऑक्टेट पूरा कर सकता है। बेसिकली यहाँ कॉन्सेप्ट है कि अपना ये ऑक्टेट पूरा कर रहा है। अब देखते हैं कि हमने देखा कि सेंट्रल एटम के लिए रिलैक्सेशन है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो सेकेंड ग्रुप के लिए भी अप्लाई हो। सेकेंड ग्रुप के लिए मैक्सिमम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की ओर देखते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो ऑक्टेट कंप्लीट ही करें। जैसे कि लिथियम बेरिलियम बोरॉन का नहीं होता है, लेकिन वो अपने उसको रूल को एक्सीड नहीं करते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन वाइट्रोजन क्यों? क्योंकि उसके पास ऑक्टेट ही बनाने का ही चाह रहा है, क्योंकि उसके पास उससे ज़्यादा ऑर्बिटल ही नहीं है, तो उसको एक्सीड नहीं करते हैं ये सब।
अगर ऑक्सीजन को देखें तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हालांकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमने ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नहीं देखा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, लेकिन ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी फॉर्म करते हैं, जो कि हायर कॉन्सेप्ट है। फिर भी मैं यहाँ पर टच करता हूँ कि यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी फॉर्म कर सकते हैं। और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है तो ये सिंगली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होने के बाद भी ये सिंगल क्या कर सकता है, ओनली सिंगल ही लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, क्योंकि इसका एक लोन पेयर ही एफएमओ में आता है जहां से ये डोनेट कर सकता है। हम इसको कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीके से दूसरे समझाते हैं, लेकिन इसका रियल कॉन्सेप्ट एफएमओ में 1 लोन पेयर का आना है। और बाकी ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड भी बनाता है, 2 कोवलेंट बॉन्ड भी बनाता है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड ले भी सकता है। तो ये अगर ले लिया तो इसको तो मजे ही आ गए, इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, इसको कुछ करना नहीं पड़ा। अगर इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया ऑक्सीजन के ऊपर तो ये ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल हो जाता है, और ये अगर प्लस चार्ज आ गए तो ये किसकी तरह बन गया, नाइट्रोजन की तरह। तो अब ये भी 3 बॉन्ड बनाएगा और एक लोन पेयर रखेगा। अगर फ्लोरीन को देखें तो फ्लोरीन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हालांकि इसमें इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी ये इतना मजबूर है कि ओनली एक ही बॉन्ड बना रहा है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन बहुत मजबूत रहते हैं, क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहने के बाद भी ऑर्बिटल की कमी के कारण ये सब कम बॉन्ड बना पाते हैं। लेकिन हम अगर थर्ड पीरियड में पहुंचे तो क्या होता है कि जैसे फ्लोरीन ने सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाया है, ध्यान रखने वाली बात है। तो थर्ड पीरियड में क्या है, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन क्रमशः 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। तो देखते हैं कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन तो 1 2 3 4 ही बॉन्ड इनकी हो जाती है, इनकी कोवेलेंसी। पर फास्फोरस को देखते हैं तो फास्फोरस में क्या होता है, क्योंकि सब में डी ऑर्बिटल है वैकेंट, तो डी वैकेंट होने के कारण क्या होता है कि फास्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करता है 5 बॉन्ड भी बना सकता है। हालांकि ये आगे के कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे कि पेनिट्रेशन और शील्डिंग इसके लिए बहुत कुछ चार्ज कंस्ट्रक्शन लगता है कि कौन बना सकता है नहीं बना सकता, वो अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन फास्फोरस बना सकता है 5 बॉन्ड। तो फास्फोरस क्या करता है, क्यों बना सकता है, क्योंकि वैकेंट 3D ऑर्बिटल रहता है, 3s 3p 3d होता है, जहाँ से 3s या 3p से एक्साइट हो गया इलेक्ट्रॉन किस में पहुंच जाता है 3d में। तो अब हम देखते हैं p नीडेड 3 इलेक्ट्रॉन फॉर ऑक्टेट कंप्लीट। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 3 और 5 बॉन्ड बनाता है, 4 क्यों नहीं बनाता, क्योंकि इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इसलिए वो चाहता हमेशा यही है कि वो ऑड इलेक्ट्रॉन बनाकर स्टेबल हो जाए। तो साइज लार्ज होने के कारण ये क्या होता है, ये फास्फोरस ट्रिपल बॉन्ड फास्फोरस के साथ नहीं बनाना चाहता है, लेकिन ये ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। जैसा नाइट्रोजन ने बनाया था ट्रिपल बॉन्ड, वैसे फास्फोरस भी ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। और बाईवेलेंट तो हम ऑक्सीजन और सल्फर को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन फास्फोरस क्या बोलता है कि नाइट्रोजन के साथ ये तो ट्रिपल बॉन्ड इसका स्टेबल होता है, लेकिन ये मैक्सिमम फास्फोरस के साथ नहीं बनाना चाहता है। और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि हम देखते हैं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है फिलिंग किस में होता है, पहले 4s में ही होता है, और निकालते हैं तो भी 4s से निकालते हैं। एनर्जी वाइज 3D में पहले नहीं जाता है, क्यों नहीं जाता, क्योंकि हम या n+l रूल से जानते हैं। लेकिन निकालते क्यों हैं इससे पहले, n+l रूल से निकालना तो जरूरी नहीं है। एनर्जी लो होता है n+l के अकॉर्डिंग, तो इसमें डालते पहले हैं, लेकिन निकालते क्यों हैं इससे पहले, क्योंकि कि आउटर मोस्ट सेल है जिससे इजेक्ट पहले होगा इलेक्ट्रॉन, तो 3D में न जाके 4s में जाता है और निकलता भी यहीं से पहले है। तो अब सल्फर के देखें तो सल्फर क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ भी सेटिस्फाई हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, बट ये इससे एक्स्ट्रा भी रख सकता है। सेंट्रल एटम के लिए कोई रूल नहीं है कि ये कम रखे ऑक्टेट कंप्लीट ही करे, वो चिट कर सकता है इसको। तो सेंट्रल एटम का डी ऑर्बिटल है तो ये एक्सिट भी करता है, ये 2 भी बनाता है, 4 भी बनाता है, सिंगल सिंगल भी बनाता है, डबल डबल पाई बनाता है, लोन पेयर भी रखता है। सल्फर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बनाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि इवन नंबर ही बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है ताकि इसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन न बचे, क्योंकि इसके में 6 है। फास्फोरस ने क्या किया था, इसके पास 5 से तो ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन रखकर और बॉन्ड बनाकर ये स्टेबल रहना चाहता था। अब क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन के पास तो फ्लोरीन की तरह बॉन्डेशन नहीं है, तो क्या करेगा, 1 बॉन्ड तो बनाएगा, लेकिन उसके साथ वो ऑड नंबर ऑफ बॉन्ड बना के
3, 5, 7 बना सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बॉन्ड बना सकता है, और वो स्टेबल रहेगा ना उसमें, क्योंकि इसमें ऑर्बिटल है, क्योंकि इसमें 9 ऑर्बिटल रहते हैं। अब अगर देखते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो कहाँ पर जाएगा, इट विल बी ऑन सेंटर एटम, क्योंकि वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये एक फॉर्मल चार्ज की तरह होगा, लेकिन ये किस पे ऊपर आएगा, सेंटर एटम के ऊपर। अगर पॉजिटिव चार्ज आता है मॉलिक्यूल में तो हम इसको सेंटर एटम पे शो करेंगे, क्योंकि वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अगर निगेटिव चार्ज आएगा तो इट विल बी ऑन सेंट्रल एटम ऑलवेज, नहीं सॉरी, कॉर्नर एटम ऑलवेज, इसलिए होता है मैक्सिमम, क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। साथ में अगर बाईवेलेंट हो एटम और अलग मोनोवेलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो साइड कॉर्नर में, तो बाईवेलेंट ऑलवेज कैरीज क्या करता है, निगेटिव चार्ज को। तो अगर हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाना सीखें, तो अगर PO4 3 माइनस को देखें तो इसमें ये सारे कॉन्सेप्ट को लगा के, NO2 प्लस को लगा के, NO2 को लगा के, CO3 2 माइनस को लगा के, कार्बन डाइऑक्साइड, ये डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगा के हम देख सकते हैं और स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू। बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 2। तो हम देखते हैं कि ग्रुप्स में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है। जैसे ग्रुप फर्स्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, ग्रुप 2 में 2 है, 13 ग्रुप में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 14 ग्रुप में 4, 15 ग्रुप में 5, 16 ग्रुप में 6 और 17 ग्रुप में 7। तो जैसे कि 18 ग्रुप तो बॉन्ड फॉर्म नहीं करता, तो इसलिए उसको हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखते ही नहीं है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जितना दे सकता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो अगर सारे इलेक्ट्रॉन को दे दें तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जैसे ग्रुप 1 का +1, ग्रुप 2 का +2, वैसे ही +3 +4 +5, ग्रुप 17 का +7 तक होता है। लेकिन मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर देखने के लिए क्या करते हैं कि मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर -8, या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर -8 क्यों, क्योंकि उसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर वो जितना दे सकता है उससे -8 करने पर वो ऑक्टेट का 8 है, तो उसके हिसाब से हम देख लेते हैं कि उसके पास जो बचता है वो उसका कहलाता है मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि ये रूल ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें जो है मेटल होते हैं, और मेटल को हम जानते हैं कि अल्कलाई अर्थ मेटल या अल्कलाई मेटल जो होते हैं क्या होते हैं, मेटल है। तो मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इसलिए वो हमेशा +1 और +2 रखते हैं। बाकी ग्रुप 13 -5 शो करता है मिनिमम, और 14 -4, 15 -3 और 16 -2 और 17 -1। तो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, रियल और इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम इन अ कंपाउंड। ये रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी चार्ज भी हो सकता है। तो रियल चार्ज मतलब क्या, जैसे एनी कंपाउंड में Na+ और Cl-, इसमें ये चार्ज रहता है, तो ये क्या हो गया, रियल चार्ज हो गया। लेकिन क्या होता है कि कोवेलेंट कंपाउंड में, जैसे कि इमेजिनरी चार्ज होता है। ऑन कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है, अगर ये आयनिक होता तो कितना चार्ज होता, इसको कंपाउंड को हम एज्यूम करते हैं इसके बॉन्ड को तोड़कर। जैसे H2O का मॉलिक्यूल होता है, O सेंटर में रहता है, HS साइड में जुड़े रहते हैं, तो इनके HS के बॉन्ड को तोड़कर उनमें पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं और ऑक्सीजन -1 लगाते हैं, क्योंकि इसमें H क्या है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, और ऑक्सीजन में -1, तो इसके अकॉर्डिंग दो बॉन्ड तोड़ने से ऑक्सीजन में -2 आ जाता है और हाइड्रोजन में +1 चार्ज आता है। तो ये चार्ज क्या हुआ, इमेजिनरी चार्ज हुआ, तो उस वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इसलिए ये रियल और इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम होता है और कंपाउंड। तो देखिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट की कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जरूरी नहीं है कि वो देगा ही। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, जरूरी नहीं है कि वो लेगा ही। अब ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट करने के लिए, यहाँ पे नंबर काउंट करने के लिए हम देखते हैं कि कुछ को फिक्स रखते हैं और जिसका काउंट करना है उसको x रख के उसके सारे फार्मूला में पुट करते हैं, जैसे कि हम जानते हैं। तो ग्रुप 1 का हम +1 रखते हैं, ग्रुप 2 का +2 रखते हैं, जिसका फिक्स्ड होता है। फ्लोरीन का ऑलवेज 17th ग्रुप में है, लेकिन इसका +7 तक 17th ग्रुप में मैक्सिमम है, लेकिन ये ऐसा शो नहीं करता है, वो ऑलवेज -1 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण ये फॉलो करता है -1। तो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और नेवर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और H का क्या होता है कि +1 और -1 दोनों शो कर सकता है। विथ नॉन मेटल
ये +1 शो करता है। विथ मेटल ये हमेशा प्लस ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के साथ -1 ही शो करेगा। और ऑक्सीजन जो है -2 जब शो करता है तो उसको ऑक्साइड बोलते हैं, -1 शो करता है तो परऑक्साइड बोलते हैं, -1/2 शो करता है तो उसको सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। और ऑक्सीजन भी एक एटम है जिसके साथ ये प्लस शो करता है। वो कौन सा है? इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है फ्लोरीन, तो +1 उसके साथ शो करता है विथ ओनली फ्लोरीन के साथ ही। जैसे O2F2 बनाता है, OF2 बनाता है, तो उसपे वो शो करता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर भी हम जानते हैं, फोन कॉल ब्रिस्क, जिसमें फोन कॉल से फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन का लगभग बराबर होता है। और ब्रिस्क से ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, फिर कार्बन देखते हैं। और देखिए कि विच नॉट फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर रेंज मस्ट रिमेंबर, तो जहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट फिक्स्ड नहीं होता है वहां पर हम क्या करते हैं, उसका रेंज को हमेशा हम याद रखते हैं। जैसे 13 ग्रुप के लिए फिक्स नहीं है तो उसके लिए हम याद रखेंगे कि उसका मैक्सिमम कितना है +3 और मिनिमम कितना है -5। तो हम देखते हैं कि अब हमने पिछले में हमने स्टडी कर लिया है कि कंपाउंड कैसे स्ट्रक्चर हम क्या होता है, कैसे हम इसका ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, ये देख रहे थे। अब देखते हैं स्ट्रक्चर हैविंग मोर देन वन सेंट्रल एटम। अगर मोर देन वन सेंट्रल एटम तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसको स्टडी करेंगे आज। तो अगर लिंकेज देखते हैं, इसमें लिंकेजेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो परऑक्सी लिंकेज होता है, ऑक्सी लिंकेज होता है, और सेंट्रल एटम मतलब इससे सेंट्रल एटम तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी इसको सेंट्रल एटम मानते हैं क्योंकि अगर मोर देन वन है तो कहाँ पर सेंट्रल एटम होगा। फिर भी अगर सेंट्रल एटम हो, अगर 3 हो तो एक तो सेंट्रल एटम होगा। तो इससे सेंट्रल एटम या फिर एलिमेंट कहते हैं। तो अगर परऑक्सी लिंकेज में क्या होता है, एक एटम है ए, उससे ओ ऑक्सीजन, फिर ए जुड़ा होता है। फिर और ऑक्सी लिंकेज में ए, ओ और ए जुड़ा होता है। और एलिमेंट में एलिमेंट डायरेक्ट जुड़े होते हैं। तो परऑक्सी लिंकेज में क्या होता है कि कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर जो है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से ज्यादा होता है। जो हम मॉलिक्यूल के फॉर्मूला दिया रहेगा उसमें जो कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, उसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से ज्यादा होगा। जो कि हमने अभी देखा है कि अगर मॉलिक्यूल का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जैसे ग्रुप 13 का +3 था, तो उसमें कि ग्रुप का अगर इससे ज्यादा हुआ तो उसमें परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट होगा। और कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर बराबर है तो वहां पर ऑक्सी लिंकेज होता है। और कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से छोटा है तो वहां पर एलिमेंट लिंकेज होता है। जैसे कि हम अगर एग्जांपल के लिए देखें, H2H2O8, H2H2O8 में क्या होता है कि 2 + 2x - 16, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया, x = 7। और इसका जानते हैं कि ये कौन से ग्रुप में है, ऑक्सीजन के ग्रुप में, ग्रुप 16 में है। तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +7 है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर 7 आ रहा है वो इससे ज्यादा है, तो मतलब यहाँ पर कौन सा लिंकेज होगा, तो परऑक्सी लिंकेज होगा। इस प्रकार हमने इसको डिसाइड करके इसमें फिर बॉन्ड को इसको बनाते हैं। और हम सोचते हैं उसके बाद जो एटम है उसको फिट करेंगे सेंट्रल एटम को, फिर उसकी वैलेंसी को कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर को हम फॉर्म करते हैं। तो H2H2O8 को क्या बोलते हैं, मार्शियल एसिड बोलते हैं, मार्शल्स एसिड, जिसको पर एसिड भी कहते हैं क्योंकि इसमें परऑक्साइड का बॉन्ड पाया जा रहा है, लिंकेज पाया जाता है परऑक्साइड, इसलिए पर एसिड भी इसे कहते हैं। और हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि H+ क्या होता है एसिड के लिए, ब्रोशेट-लॉरी का कॉन्सेप्ट है। H+ डोनर एसिड होता है, लोन पेयर एक्सेप्टर होता है लेविस के अनुसार, और अर्हेनियस के अनुसार H+ देता है वाटर में एसिड। तो एसिडिटी के एक फॉर्मूला से याद रख सकते हैं, बाला है तो दो, मतलब ब्रोशेट-लॉरी H+ है से H+ और 2 से डोनर होते हैं। और अगर लेविस जो कहता है कि लोन पेयर एक्सेप्टर होता है, उसको हम फॉर्मूला से याद रख सकते हैं कि लेविस क्या बोलता है, लोन पेयर एक्सेप्टर। तो LL से दोनों स्टार्ट हो रहा है, लेविस लोन पेयर, तो हम इसको याद रख सकते हैं। और आर्हेनियस क्या होता है, वाटर में डूब जाता है। आर्हेनियस वाटर में डूब जाता है मतलब क्या हो सकता है कि अगर एसिड है तो H+ देगा, और बेस है तो OH- देगा। इस प्रकार हम इसको याद रखते हैं। तो नोट एक है कि जैसे मार्शल एसिड है पर ऑक्सी लिंकेज है, व्हेन ट्रीटेड विथ अ मिनरल एसिड जैसे HCl, H2SO4 या HNO3 जो मिनरल एसिड है, ऑलवेज प्रोड्यूस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो क्या होता है, ऑलवेज
क्या देता है, H2O2 देता है। या मिनरलिसिस से ट्रीट करेंगे या हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये क्या देगा, ऑलवेज H2O2 देगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड देगा। अब क्या करते हैं कि इसमें बॉन्ड ब्रेक तो हो जाता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बॉन्ड ब्रेक, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक इसलिए नहीं होता परऑक्सी लिंकेज पे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ये सल्फर और ऑक्सीजन का क्यों टूटता है, क्योंकि इसमें एक क्या साइज बहुत ज़्यादा है और एक का साइज कम है, तो इसके बीच बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, इसलिए टूटता है। और इससे क्या होता है कि टूटने से सल्फ्यूरस बनता है, अगर मिनरल एसिड से बनता है तो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड बनता है, और हाइड्रोलिसिस से इनमें सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। और इसकी एसिड की बेसिसिटी को हम देखें तो इसमें बेसिसिटी 2 होता है, क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है, मतलब 2 H+ आयन डोनेट कर सकता है। इसी प्रकार H2SO5 केरोस एसिड, कभी हम देख सकते हैं H2H2O7, इसका जिसको हम ओलियम बोलते हैं, ओलियम में H2SO4 जो होता है SO3 गैस में प्रेजेंट रहता है। और वैसे ही H4P2O7 का भी हम देख सकते हैं। और इसी के साथ ही CrO5 का देख सकते हैं। CrO5 क्या होता है, इम्पोर्टेंट है कि इसमें बटरफ्लाई स्ट्रक्चर रहता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +6 होता है, जबकि इसमें हम कैलकुलेट करेंगे तो 10 आता है। तो इसमें परऑक्सी लिंकेज बनता है जो कि इसका क्या बनाता है, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। Na2S4O6 को भी हम देख सकते हैं इसी के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या होता है इंपॉर्टेंट Na2S4O6 में, कि इसमें जो ऑक्सीजन में एक होता है सोडियम के साथ, उसमें वो डायरेक्ट जुड़ा होकर के ऑक्सीजन, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण इसमें ये आयनिक बॉन्ड बनाता है। और इसके साथ ही हम Na2H2O3 को भी देख सकते हैं, जहाँ पर भी ऐसा ही आयनिक मतलब आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। Br3O8 को भी देख सकते हैं, और साथ में K2Cr2O7 को भी देख सकते हैं। P4O10 को भी ऐसा ही बॉन्ड फॉर्म करते हुए हम देख सकते हैं। ऐसे ही Na2H2O3 को देख सकते हैं। ऐसे ऐसे डिफरेंट को हम देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग क्या होता है, a force of electrostatic force attraction which held together cation and anion। cation and anion को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आपस में बांध के रखता है वही है। अब बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल भी बोल सकते हैं, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, जो आपस में इलेक्ट्रॉन डोनेट और गेन करके बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। तो इसमें चार्ज जनरेट हो जाता है, तो ये डायपोल भी कह सकते हैं इसे। अगर हम कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्डिंग देखें तो क्या होता है कि हम सबसे पहले देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब कि किसी भी सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है उसको एक एनर्जी देकर ही निकाला जा सकता है। तो ये जो एनर्जी हम दे रहे हैं वो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाता है। और मेटल का जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो बहुत लो होता है, क्योंकि जानते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो अगर हम देखें ग्रुप में इसके लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम में, तो हम ग्रुप में जैसे जैसे नीचे की ओर जाएंगे तो इसका साइज इंक्रीज होते जाने से आयनिक आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाता है। प्रीफर फॉर आयनिक बॉन्डिंग होता है, मतलब कि जितना अच्छा कम होगा आयनिक एनर्जी, उतना ही हम कम एनर्जी देके आराम से इसको आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। अब देखते हैं कि इसीलिए सीजियम को क्या कहते हैं कि फोटोवोल्टिक सेल में इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि इसका आयनाइजेशन बहुत इजी होता है। फोटोवोल्टिक सेल में इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए हम यूज करते हैं। बाय सोलर एनर्जी इलेक्ट्रॉन गिव और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ये तो हमने मेटल में ऐसा कर लिया कि हमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अब है कि सामने वाला कोई इलेक्ट्रॉन लेगा भी ना जिसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ऐसा कौन सा है जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब कि टेंडेंसी टू गेन वन इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए जो उसकी चाहत होती है वही उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। और जो इलेक्ट्रॉन क्या है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो टेंडेंसी टू गेन वन इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब कि इलेक्ट्रॉन गेन करने से जो एनर्जी में रिलीज करता है वो क्या कहलाता है, उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाता है। उसमें जो चेंजेस आते हैं एनर्जी में वही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल शुड भी हाई होना चाहिए। मेटल का क्या होना चाहिए कि लो होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। हाई होगा तभी वो इलेक्ट्रॉन को होकर लेकर के निगेटिव चार्ज करेगा जो मोर पावरफुल होता है। अब हम एक देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या कहता है कि जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है अपनी और खींचने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो अपनी ओर खींचता है शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को। तो क्या होता है, अपनी ओर खींचने से क्या हो जाता है कि उसमें आयनिक कैरेक्टर जनरेट हो जाएंगे। अगर कोवेलेंट भी है तो इसमें आयनिक कैरेक्टर जनरेट हो जाता है। इसको फजांस रूल से हम समझते हैं। तो लेकिन यहाँ पर क्या है कि मोर इलेक्ट्रॉन अगर निगेटिविटी डिफरेंस है तो वो क्या होगा, उसमें अच्छा आयनिक बॉन्ड रहेगा। 1.7 से अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है डेल ई एन, तो वो क्या होगा, इसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हमको कैसे कैलकुलेट करते हैं, पाउलिंग स्केल में हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताता है। वो उसने फ्लोरीन को मान लिया है कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है और उसके अकॉर्डिंग बाकी का वो डिसाइड करता है। जैसे कि सोडियम का 0.9 है, क्लोरीन का 3 है, तो उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस को वो 3 माइनस 0.9 करके निकालेगा 2.1। 2.1 क्या है, 1.7 से अधिक है, तो इसमें क्या बोलेगा, गुड एंड एक बॉन्डिंग फॉर्म करता है। नोट पॉइंट हम एक नोट करते हैं कि मेटल कंबाइंड विद दिस एनायन, जैसे कि कार्बोनेट है, सल्फेट है, नाइट्रेट है, फास्फेट है और हाइड्रोक्साइड है। तो इसमें क्या होता है, इससे अगर मेटल कंबाइन करेगा तो क्या करेगा, वो आयनिक बॉन्ड ही फॉर्म करेगा। जैसे कि NCO3, NaSO4, कैल्शियम नाइट्रेट ट्वाइस और CSOH, इस तरीके से हम देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड ही फॉर्म करता है। लेकिन हम देखते हैं कि लिथियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बेरिलियम जो स्मॉल साइज के होते हैं मेटल, तो वो क्या करते हैं कि वो बड़े, इफ स्मॉल साइज मेटल अटैच विद लार्ज साइज एनायन देन बॉन्ड इज टेंडेंसी टूवर्ड्स कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड की ओर जाने लगता है। तो ये फजांस रूल में हम इसको स्टडी करते हैं कि स्मॉल साइज का अगर मेटल है, मतलब केटायन है, तो वो लार्ज साइज के एनायन से जुड़ने से वो फजांस के रूल की ओर, मतलब कोवेलेंट की ओर जुड़ जाने लगता है। अगर देखते हैं कि लिथियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और बेरिलियम क्या है, स्मॉल साइज है, तो ये इसके फ्लोराइड, ऑक्साइड और कार्बाइड जो बनता है इनका, वो क्या होगा, कैनिक कंपाउंड ही होगा। तो ये कुछ ऐसे हैं जो हमने डिस्कस किया कि ये एक क्राइटेरिया है कि इनमें के कम से कम हमको आइडिया रहे कि ये आयनिक कंपाउंड होते हैं। जैसे कि लिथियम फ्लोराइड, लिथियम ऑक्साइड, लिथियम कार्बाइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बाइड, एल्यूमिनियम फ्लोराइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम कार्बाइड और बेरिलियम कार्बाइड, ये सब क्या है, आयनिक कंपाउंड होते हैं। अगर हम देखें एटम एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 है, तो वो क्या होगा, 100% कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और अगर एटम एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्ट हम शो करते हैं, तो वो 100% आयनिक होता है। लेकिन अगर एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर इतना है कि उसमें 1.7 से बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है और ना 1.7 से कम है, तो वो ना वो 100% कोवेलेंट है, ना वो 100% आयनिक है। हालांकि उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा अगर वो किससे 1.7 से कम है तो, लेकिन उसमें ना वो 100% आयनिक है, ना 100% कोवेलेंट है। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर 1.7 से ज़्यादा है तो वो आयनिक ज़्यादा होगा और 1.7 से कम है तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो इसको हम फजांस रूल से समझते हैं कि कोवेलेंट में आयनिक कैरेक्टर और आयनिक में कोवेलेंट कैरेक्टर को। अगर फॉर्मेशन को देखें, अगर आयनिक बॉन्ड की, तो क्या होता है, वो लेटिस फॉर्म करता है, मतलब केटायन के ऊपर एनायन, एनायन के ऊपर केटायन, ऐसे करके वो एक लेटिस अरेंजमेंट जनरेट करता है। तो ये क्या करता है कि आयनिक बॉन्ड एक अरेंजमेंट जनरेट करता है, जिसको हम सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं, उसके अरेंजमेंट को। ये स्ट्रक्चर जनरेट नहीं करता है, इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक अरेंजमेंट जनरेट करता है जिसको हम सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं। अगर कोई भी एटम है का लॉस करता है, गैस स्टेट में करता है, कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो उसमें क्या होगा, आयन बनने के लिए वो गैसियस स्टेट में ही करता है। तो अगर सोडियम सॉलिड है तो उसका सबसे पहले सब्लिमेशन करेंगे, सब्लिमेशन के लिए डैश सब्लिमेशन एनर्जी लगेगा, जिससे कि सोडियम गैस में कन्वर्ट होगा। फिर वो अपना आयनाइजेशन एनर्जी के थ्रू एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बनेगा, सोडियम प्लस गैसियस एटम बनेगा। अब क्लोराइड जो होगा Cl2 रहता है, तो उसका हाफ जो Cl है वो क्या होगा, गैसियस में रहता है तो Cl गैसियस से क्या होगा, डिसोसिएट होगा। पहले एटम है तो उसका हाफ एटम को क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल है Cl2 तो उसके हाफ को करके Cl एटम बनाना पड़ेगा गैसियस। फिर इसमें उसके जो निगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन के एनथैल्पी जो लगेगा उसमें कन्वर्ट करेंगे, कैटायन एनायन बनाएंगे उसको, तो गैसियस आयन बना, ये भी एनायन बना, वो
गैसियस कैटायन बना। अब ये दोनों के बीच जो अट्रैक्शन लगेगा इससे स्टेबिलिटी आएगी और स्टेबिलिटी से एनर्जी रिलीज होगी। तो ये जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या कहलाती है, लेटिस एनर्जी कहलाती है। तो दिस इज क्या है, बॉन्ड हाइबर साइकिल। तो ये बॉन्ड हाइबर साइकिल है और फॉर आयनिक कंपाउंड है ये। तो अगर हैश लॉ को हम जानते हैं कि लेटिस एनर्जी, तो हमने देख लिया कि लेटिस एनर्जी क्या है, कि वो एनर्जी जो रिलीज हो रही है जिससे कि स्टेबिलिटी मिल रही है इसको, वही इसका लेटिस एनर्जी है। तो अगर डेल फॉर्मेशन को हम देखें हैश लॉ के अकॉर्डिंग, तो क्या होता है, डेल एच सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एनर्जी, हाफ डिसोसिएशन एनर्जी, क्योंकि एक मॉलिक्यूल से एक एटम को ही बस डिसोसिएट कर रहे हैं, और डेल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लेटिस एनर्जी, ये सबको मिलाकर ही डेल फॉर्मेशन एंथैल्पी चेंज ऑफ किसके लिए, सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन के लिए। तो लेटिस एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स गैसियस आयन। गैसियस आयन से, गैसियस आयन से, गैसियस बोलना बहुत जरूरी है, गैसियस आयन से जब ये बनता है 1 मोल एक जब बनता है आयनिक कंपाउंड, तो उसके लिए जो एनर्जी लगती है वही क्या है, लेटिस एनर्जी। या फिर 1 मोल लेटिस को गैसियस आयन में तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी लगती है वो भी लेटिस एनर्जी कहलाती है। तो फैक्टर अफेक्टिंग लेटिस एनर्जी, फैक्टर अफेक्टिंग लेटिस एनर्जी क्या है कि अगर हम देखें तो इनके भी जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसके लिए फॉर्मूला आता है K इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R। तो इसमें जो एनर्जी है, इनके मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में जो एनर्जी लगा, मतलब वो फॉर्मेशन एनर्जी जो है, जो इनको बाइंड करके रखा हुआ है, तो क्या है माइनस K Q1 Q2 अपॉन R। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो ये लेटिस एनर्जी क्या है, Q1 Q2 मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है इनका, और अपॉन R मतलब डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन, मतलब कि जितना ज़्यादा कि मैग्नीट्यूड चार्ज का होगा, डिफरेंस होगा उतना, मतलब चार्ज का होगा मैग्नीट्यूड, उतना ही ज़्यादा उसका लेटिस एनर्जी होगा। और जितना ये क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन कैटायन और एटायन मतलब एनायन का रेडियस का होगा, मतलब साइज जो होगा उनका जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा एनर्जी, लेटिस एनर्जी होगा। तो साइज जो है छोटा होना चाहिए और मैग्नीट्यूड मतलब चार्ज जो बड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर दोनों चीज अगर वेरी करे तो हम कैसे जानेंगे, तो हमको देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर कि चार्ज जो है डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में, तो इसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा। तो ये क्या होता है, Q1 Q2 अगर ज़्यादा है तो चार्ज डोमिनेटिंग फैक्टर होता है ओवर साइज। तो फॉर्मूला क्या है लेटिस एनर्जी के लिए, माइनस K Q1 Q2 अपॉन R। तो लेटिस एनर्जी डायरेक्ट क्या करता है, कैटायन आयन के चार्ज के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। तो अगर हम MgCl2 और AlCl3 को देखें, तो MgCl2 में क्या होता है, +2 चार्ज होता है मैग्नीशियम पे, और -1 चार्ज होता है क्लोरीन पे। और AlCl3 में +3 चार्ज होता है एल्यूमिनियम पे, और -1 चार्ज होता है क्लोरीन पे। तो इसमें हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम में +3 चार्ज होने के कारण क्या होगा, क्या इसका लेटिस एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने देखा है कि ये डोमिनेटिंग फैक्टर चार्ज है। ऐसे ही Al2O3 और Aln में, Al में -3 और -3n में भी होगा, तो उसके अकॉर्डिंग Aln ज़्यादा क्या हो जाएगा कि रखेगा, क्या रखेगा, लेटिस एनर्जी ज़्यादा रखेगा Al2O3 से। तो आयनिक फैक्टर हो गया, मतलब कि चार्ज फैक्टर होगा। अगर लिथियम फ्लोराइड और सोडियम फ्लोराइड में देखें, ये चार्ज तो दोनों में समान है, +1 -1 +1 -1, लेकिन क्या होता है, लिथियम साइज छोटा होता है, और साइज में जितना छोटा उतना ही ज़्यादा लेटिस एनर्जी। तो इसको भी हमने देख लिया। अगर हम देखें कि सोडियम डाई सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम 2O3, तो इसमें एल्यूमिनियम में जो ज़्यादा चार्ज है तो वो सबसे ज़्यादा होगा, फिर मैग्नीशियम में ज़्यादा चार्ज है तो उसमें होगा, फिर सोडियम में चार्ज है तो उसमें होगा। तो लेटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा Al2O3 में होगा, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड, फिर सोडियम डाई ऑक्साइड में होगा। तो अगर हम देखते हैं जिसका लेटिस एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो वो ज़्यादा आयनिक होगा, ये जरूरी नहीं है कि हम जैसे कॉन्सेप्ट लगा दें कि ये कॉन्सेप्ट लगा के लेटिस एनर्जी ज़्यादा है तो रिलीज हुआ है तो आयनिक भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा स्टेबल बना होगा, आयनिक अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं है। हम कभी भी लेटिस एनर्जी से हम आयनिक बॉन्ड को कनेक्ट नहीं करेंगे। कुछ केसेस में हो सकते हैं, लेकिन हम कभी भी इससे निकालने की कोशिश नहीं करेंगे। आयनिक कैरेक्टर अलग से डिपेंड करता है, वो किस पर डिपेंड करता है,
कि एनिक कैरेक्टर को हम प्रिडिक्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर देखते हैं। कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा है, किसमें कम है। जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उसमें एनिक कैरेक्टर कम होगा, और जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा उसमें एनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एनिक कैरेक्टर। तो इस प्रकार ये फजांस रूल से ही हम देख सकते हैं कि ये फजांस रूल है, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम फजांस रूल से देखेंगे कि उसमें क्या किसमें ज्यादा होगा। तो इस प्रकार से और भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकते हैं। और प्रॉपर्टीज ऑफ एनिक कंपाउंड क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होता है एनिक कंपाउंड का, ऑल एनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन कैसे, वो मोल्टन स्टेट में होना चाहिए। सोडियम क्लोराइड हमने नमक को ले लिया और बोला कि तुम क्या हो, गुड इलेक्ट्रिसिटी और मतलब हीट के कंडक्टर हो, तो ऐसा नहीं है। वो मोल्टन स्टेट में, पिघले हुए स्टेट में होना चाहिए, इक्वस सॉल्यूशन में होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि सेकेंड क्वालिटी को हम इसका देखते हैं कि ड्यू टू 3D लेटेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंपाउंड द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज सो हाई। ये बहुत ज्यादा हाई होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एनी कंपाउंड का। लेकिन अगला ही हम देखते हैं कि ऑल एनी कंपाउंड आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। लेकिन अगर इतना ही मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आता है तो ये क्या इतना वाटर में डालते ही घुल जाता है, क्यों घुल जाता है? क्योंकि वाटर का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है 81 होता है। एंड क्या होता है, मतलब ये डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 81 है, तो इससे क्या कनेक्शन है कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या करता है कि ये दोनों आयन के अट्रैक्शन फोर्स को कम कर देता है। ये डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऐसा चीज है क्योंकि दोनों जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके बीच आकर ये इसको कम कर देता है, इसके इलेक्ट्रॉनिक फील्ड को कम कर देता है। इसके कारण इसमें क्या होता है, अट्रैक्शन कम हो जाता है और यह इजिली डिजोल्व हो जाता है। तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ही क्या करता है कि आयनिक कंपाउंड को इजिली पोलर सॉलिड में घुलने का काम करता है। और हाइड्रेशन एनर्जी भी इसमें कुछ मदद करता होगा वाटर का। मेन क्वेश्चन डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का है, जो कि वाटर का 81 होता है, बहुत ज्यादा होता है पोलर सॉलिड में, इसलिए पोलर लाइक डिजोल्व लाइक बोलते हैं, इसलिए पोलर डिजोल्व पोलर बोलते हैं, और नॉन पोलर डिजोल्व नॉन पोलर। क्या करता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, क्या कर देता है, वीकर कर देता है इलेक्ट्रिक फील्ड को जो डेवलप होता है एनिक कंपाउंड में। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं चौथा कि एनिक कंपाउंड आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। हमने देखा है कि उसके फॉर्मेशन कैसा होता है, एक अरेंजमेंट होता है जिसको हम सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है जिसको हमको देखना पड़े, इसलिए ये नॉन डायरेक्शनल होता है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसका एक अरेंजमेंट होता है। तो अब हम इसको परसेंट एनिक कैरेक्टर को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। पहला कॉन्सेप्ट तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से कर सकते हैं, जिसको हैने एंड स्मिथ ने दिया था, हैने स्मिथ ने दिया था। उस कॉन्सेप्ट से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से हम इसको पता कर सकते हैं, जिसका एनिक कैरेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, 16 इंटू डेल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस प्लस 3.5 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस का स्क्वायर। तो परसेंट एनिक कैरेक्टर हैने एंड स्मिथ ने जो फॉर्मूला दिया था 16 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस प्लस 3.5 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का स्क्वायर। तो इसमें हम फॉर्मूला में रख सकते इसको निकाल सकते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर तो हम जानते ही फोनकुलर ब्रिज से। तो अगर डेल एक्स क्या होता है उसका बताता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है जो होता है कि प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर होता है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा उतना ही उसका आयनिक कैरेक्टर होगा, ये तो हम जानते ही हैं पहले से। अब आयनिक कैरेक्टर इज टर्म ऑफ डायपोल मूवमेंट। अगर हम डायपोल मूवमेंट से निकाले, पहले तो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैने स्मिथ फार्मूला से निकाल लिया परसेंट आयनिक कैरेक्टर, और सेकंड है हम इसको अगर डायपोल मूवमेंट से अगर निकालें तो अगर देखो ये ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव, तो ये डायपोल ही है। तो अगर हम इसको देखें डायपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, यही होता है इसका क्या होता है डायपोल मोमेंट। अगर परसेंट आयनिक कैरेक्टर की बात करें तो हम डायपोल मोमेंट जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो हम प्रैक्टिकली निकाल रहे हैं और जो हम कैलकुलेट करते हैं डायपोल मोमेंट, उनके जो रेशियो है उसको मतलब कि उन दोनों को बटे में रख के जो निकालते हैं उसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका परसेंट आयनिक कैरेक्टर निकल जाता है। व्हेन द बॉन्ड इज कंसिडर्ड टू बी आयनिक, कोवेलेंट में भी हम आयनिक मानकर निकालते हैं ना, तो इसलिए ये क्या कैलकुलेट डायपोल मूवमेंट और ऑब्जर्व डायपोल मूवमेंट को हम देखते हैं। तो अगर देखते हैं Na प्लस और Cl माइनस 100% आयनिक है, लेकिन HCl तो नहीं है ना, तो इसलिए हम ऑब्जर्व डायपोल मूवमेंट अपॉन कैलकुलेट डायपोल मूवमेंट इनटू 100, यही क्या कहलाता है इसका परसेंट आयनिक कैरेक्टर। इस फॉर्मूला में हम रखकर इसको निकाल सकते हैं।
अगर हम देखें क्वेश्चन को, A इंटू बी ऑब्जर्व्ड डायपोल मोमेंट 3.2 इंटू 10⁻⁻31 कुलाम मीटर है, तो और उसका क्या हो गया, डिस्टेंस भी 1 एंगस्ट्रॉम है, तो परसेंट आयनिक कैरेक्टर कितना होगा। तो परसेंट आयनिक कैरेक्टर क्या होगा कि हम जानते हैं कि डेल मतलब कि ऑब्जर्व जो डायपोल मोमेंट है अपन कैलकुलेट डायपोल मोमेंट इनटू 100 होता है। तो म्यू इक्वल टू हम देख सबसे पहले क्या निकालेंगे कि उसने तो ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट दे दिया, हम कैलकुलेट डायपोल मोमेंट निकालते हैं। म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी। तो म्यू के लिए हम जानते हैं कि हमको क्या निकालना है, पार्शियल मतलब कैलकुलेटेड डायपोल मोमेंट निकालना है। तो डी म्यू के नीचे आ जाएगा। तो अगर देखते हैं Q इक्वल्स टू म्यू अपन डी, या पार्शियल को हम डेल्टा से शो कर सकते हैं पार्शियल चार्ज को, तो डेल्टा इक्वल्स टू म्यू अपन डी। तो म्यू क्या है 3.2 इंटू 10⁻31 अपॉन डी क्या है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करके 1 इंटू 10⁻10 करते हैं। तो अब इसको हम जो आता है 3.2 इंटू 10⁻21 कूलाम, इसको अब आप डायरेक्ट फार्मूला में रख सकते हैं कि ऑब्जर्व कितना आ गया 3.2 इंटू 10⁻21, और जो कैलकुलेटेड है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19, जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, जो हर एक स्टूडेंट को आना चाहिए 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 100। तो ये 2% आयनिक कैरेक्टर इसका आता है। तो ऐसे ही हम देख सकते हैं डायपोल मोमेंट ऐसा ही यूनिट में इसका, जैसे कि हम जानते हैं कुलाम को MKS में निकालते हैं कुलाम मीटर में, वैसे ही कॉमन यूनिट है डीबाई। डीबाई क्या है CGS में होता है, तो 1 डीबाई इक्वल्स टू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कुलाम होता है। तो उसको डीबाई में अगर हम देखें तो 4 इंटू 10⁻10 ESU होता है। तो अगर हम इसको अगर डीवाई में निकालना चाहें तो भी निकाल सकते हैं। तो अगर म्यू इक्वल्स टू 1.2 डी दिया है डीवाई, और डिस्टेंस इक्वल्स टू 1 एंगस्ट्रॉम दिया है, और क्वेश्चन क्या है कि परसेंट आयनिक कैरेक्टर कितना है, तो ऑब्जर्व्ड अपॉन ई इंटू 100 अगर निकालें तो म्यू इक्वल्स टू क्यू डी से हम पहले पार्शियल निकालेंगे। पार्शियल कितना हो जाएगा डेल्टा 1.2 इंटू डेल्टा इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10⁻18 ESU, जो कि हमको दिया है 1.2। तो इसको ESU सेंटीमीटर में चेंज किया हमने, जो कि डीवाई में दिया हुआ था। तो अब ESU सेंटीमीटर में चेंज करने के बाद उसमें नीचे क्या आएगा 1 एंगस्ट्रॉम जो दिया है उसको भी हम चेंज करेंगे वो 10⁻8 सेंटीमीटर में। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर 1.2 इंटू 10⁻10 ESU आ जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उसको अगर हम ऑब्जर्व्ड वर्सेस कैलकुलेटेड रखते हैं तो 4.8 इंटू 10⁻10 लगकर इंटू 100 करके डायरेक्ट आ जाएगा 100/4 इक्वल टू 25% इसका आएगा। तो हम यहाँ पर बायो इनऑर्गेनिक मतलब बेसिक इनऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं। थैंक यू।